साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसा वीडियो आपको दिखा रहा हूं जिसको देखकर शायद आपको यकीन ना हो, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पाकिस्तान के 20,000 सैनिक गुलाम बन चुके हैं? जी हां, और वो भी लिखत पढ़त में, दस्तावेज में उनको गुलामी के लिए बेच दिया गया है। और बेचा किसने है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, जिसको फील्ड मार्शल बनाया गया था भारत से हारने के बाद, उसको बेच दिया गया। मुझे तो यकीन नहीं हुआ दोस्तों। मैंने लगातार खोजबीन की, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स को देखा, फिर मुझे लगा कि यार ये तो कुछ गजब की चीज हो गई है। अच्छा, ये गुलामी किसके लिए? ये जो 20,000 सैनिक है पाकिस्तान के, वो किसकी गुलामी करेंगे? अब ये जब मैं कहूंगा तब तो होश ही उड़ जाएंगे। इजराइल के लिए गुलामी करेंगे। और करेंगे क्या काम? कहां पे जाएंगे? गाजा में जाएंगे। क्यों जाएंगे? तो हमास के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे। सोचिए बड़े ध्यान से। आपको लग रहा है कि यह सच हो सकता है? नहीं लग रहा ना? मुझे भी नहीं लग रहा था, किसी को नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा काम हो गया दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो ना भूतो ना भविष्यति है। अभी जब ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने व्हाइट हाउस में असीम मुनीर को बुला रहे थे, तो भारत वाले बड़े उछल रहे थे कि देखो क्या विदेश नीति है। असीम मुनीर को बुलाता है, खिलाता है, व्हाइट हाउस में बढ़िया बढ़िया खाना खिलाता है, उसको बोलता है तुम फेवरेट हो। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी तो गई। आज आपको दिखाता हूं दोस्तों ऐसी कहानी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, यह सीक्रेट डील लीक हो गई है। और इजराइल जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसको पाकिस्तान मानता है, भारत जैसा ही दुश्मन मानता है, यह कहानी उससे जुड़ी है दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, जरूर आज आपको मोदी जी कहीं शैडो में दिखेंगे, लेकिन कमेंट करके बताइएगा कि जो लोग पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की इसलिए तारीफ करते थे कि डोनाल्ड ट्रंप बुला बुला के व्हाइट हाउस में स्वागत करते हैं, आज देखिए कि उसने कहां अपने देश की स्थिति, कैसे अपने देश के सम्मान को गिरवी रख दिया। मेरी बात सुनिएगा, यह गुलामी के लिए डील हुई है। तो मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों। और हां देखिए, बिहार चुनाव चल रहा है तो इससे भी जोड़ देता हूं आपको। और बिहार चुनाव को लेकर एचपी मेलोडी में दोस्तों जो गीत हमने अपलोड किया है वो जरूर देखिएगा। अभी एचपी मेलोडी में बहुत अच्छे से आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, चूंकि 2 नवंबर को तुलसी पूजन दिवस है, तो हमने एक नया गीत उस पर भी तैयार किया था, तो उस गीत को भी देखिएगा और वहां पर भी अपने कमेंट दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले आपको 3 विंडो दिखाता हूं। इससे जरा आपको भारत से जुड़ाव भी समझ में आएगा कि यह खबर कितनी बड़ी और क्यों बड़ी है। 3 विंडो में आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि फिलिस्तीन के नाम पर जो भारत में लोग हैं ना, खास करके कांग्रेसी, बड़े मचलते रहते हैं। कांग्रेसी मचलते हैं तो आप जानिए कि लेफ्ट लिबरल गैंग भी मचलता है। भैया, ये जो बीमारी है ना, ये महात्मा गांधी से शुरू हुई थी। खिलाफत आंदोलन आप भूले नहीं होंगे, अगर पढ़े होंगे तो आप जानते हैं, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। महात्मा गांधी उस आंदोलन में पूरे भारतवासियों को झोंक दिया। वो मुसलमानों का आंदोलन था, महात्मा गांधी ने पूरे देश को झोंक दिया था। आजकल फिलिस्तीन के नाम पर ये कांग्रेसी झोंकते हैं। पहले विंडो में प्रियंका वाड्रा फिलिस्तीन का बैग लेकर घूमती हैं कि फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं। बिहार में वाम दलों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। और तीसरे विंडो में जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है वो किस तरीके से पाकिस्तान से जुड़ता है। मैं सिर्फ एक हेडलाइन दिखा रहा हूं कि सैम पित्रोदा ने कहा था कि पाकिस्तान घर जैसा लगता है, पाकिस्तान को दोष मत दो। मणिशंकर अय्यर बोलते हैं कि पाकिस्तान हमको सपोर्ट करेगा तो हम जीत जाएंगे। यानी एक तरफ
फिलिस्तीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों कांग्रेसियों को बड़ा प्रिय है। बिहार से आप अपने आप जोड़ लीजिए। और अब आप खबर देखिए कि असली खबर क्या है। पाकिस्तान के सैनिक क्यों गुलाम बने, किसके लिए गुलाम बने, और उसी फिलिस्तीन को कैसे ये धोखा दे रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरी नजर पड़ी दोस्तों पाकिस्तान के अखबार डॉन पर। ये देखिए, ये डॉन न्यूज़पेपर का हिस्सा है। पाकिस्तान लाइकली टू कंट्रीब्यूट ट्रूप्स फॉर गाजा फोर्स। इसमें खबर यह छपी है कि पाकिस्तान जल्द ही गाजा में अपने हजारों सैनिकों को भेजेगा। यह संयुक्त राष्ट्र के अभियान के तहत होगा। ये सैनिक गाजा में शांति और पुनर्वास के काम को अंजाम देंगे। सुनकर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करेंगे, जरा सा, आपको पता चलेगा कि इजराइल ने पाकिस्तान के 20,000 सैनिकों को खरीद लिया है और अब पाकिस्तान के सैनिक इजराइल की गुलामी करेंगे। अगली खबर में आइए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक साथ। गाजा में 20,000 सैनिक तैनात करेगा पाकिस्तान। इजरायली मोसाद से पहली बार मिले मुनीर और अमेरिका की खुफिया एजेंसी इसको अंजाम दे रही है। कुछ अलग सा लग रहा है खबर दोस्तों। असीम मुनीर किससे मिल रहे हैं? मोसाद से मिल रहे हैं। मोसाद क्या है? इजराइल का खुफिया एजेंसी। दुनिया भर में इसकी गूंज है, आप जानते हैं। और कई बार गुप्त बैठक। यह बैठक किसने कराई? अमेरिका की खुफिया एजेंसी है CIA। इसका मतलब है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी की निगरानी में पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख और मोसाद के अधिकारियों की बैठक हो रही है। कहां हुई? मिस्र में हुई। कब हुई? इस महीने के शुरुआत में हुई। अब ऐसी खबरें थोड़ा धीरे धीरे आती है ना। आपको शायद एक और बात बताता हूं दोस्तों, और आश्चर्य से भर जाएंगे। आप जानते हैं ये वो पाकिस्तान है जो इजराइल को मान्यता नहीं देता। वो देश मानता ही नहीं है। और इतना ही नहीं, दुनिया में इकलौता ऐसा देश है पाकिस्तान, जिसके पासपोर्ट पर जानते हैं क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। पाकिस्तान के पासपोर्ट में यह लिखा है कि यह पासपोर्ट दुनिया के हर देश में चल सकता है, सिवाय एक देश के, जिसका नाम है इजराइल। भारत के लिए भी नहीं लिखा है। आप जानते हैं भारत पाकिस्तान की दुश्मनी किस लेवल पे है। पाकिस्तान आहें भी भरता है तो भारत को गालियां देकर ही भरता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन इससे भी अधिक पाकिस्तान इजराइल को मान्यता ही नहीं देता। दुनिया में कभी कोई पाकिस्तानी इजराइल जा ही नहीं सकता है। पाकिस्तान का पासपोर्ट भारत में चल सकता है, इजराइल में नहीं चल सकता। उसी इजराइल के मोसाद के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने न केवल गुप्त बैठकें की, बल्कि एक संधि भी की और उसके बाद अपने 20,000 सैनिकों को इजराइल के हवाले कर दिया है। यानी अब ये जो पाकिस्तान के सैनिक है ना, भिखमंगे सैनिक, ये देश ही भिखमंगा है। अब ये मोसाद और CIA अधिकारियों की निगरानी में काम करेंगे। सीधे सीधे आपको बड़ा क्लियर कट बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि पाकिस्तान के सैनिक पुनर्वास के नाम पे गाजा तो जाएंगे, लेकिन करेंगे क्या? वो हमास के बाकी बचे हुए आतंकियों को खत्म करेंगे, मार देंगे। पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी क्यों? जरा सोचिए। वो इसलिए दोस्तों कि अब हमास के आतंकियों को, मतलब जो मुसलमान है, उसको एक मुसलमान देश ही मारेंगे। यानी मुस्लिम को मुस्लिम ही मारेगा। और इस योजना में बड़ा कमाल का है। इस मामले में तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को दाद देता हूं। क्या गजब की गोटी सेट की, इजराइल को सेट कर दिया। भैया इजराइल ने कतर में हमला कर दिया था, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका के पास है। कुछ भी नहीं कतर कर पाया, अमेरिका ने तो कुछ किया ही नहीं। अब सोचिए इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर कितनी बड़ी गोटी सेट की है।
और इस योजना में दोस्तों कई मुस्लिम देशों को लगाया है। यानी वो देश कौन है जो इस्लाम को आधार बनाकर हमास का समर्थन कर रहे थे, अब वो अमेरिका के इशारे पर उसी हमास के लड़ाकों को खत्म करने का काम करेंगे। अब जब ये खबर मैं देख रहा था ना, तो अचानक एक घटना पर मेरी नजर पड़ी, बल्कि कहिए एक फोटो पर मेरी नजर पड़ी। आप इस फोटो को देखिए बड़े ध्यान से। ये जानकारी 3-4 दिन पुरानी है। ये जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है ना, असीम मुनीर, आजकल सब देशों में घूम रहा है। देखिए, लोकतंत्र वाले देशों में क्या होता है, लोकतांत्रिक प्रमुख या तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो जाते हैं ना दूसरे देशों से मिलने, वो जाकर के सारे काम करते हैं ना देश के। यहां असीम मुनीर जाता है और साथ में कौन है, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष मेजर जनरल यूसुफ हुनेती। ये जॉर्डन का है, मतलब जॉर्डन के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं जाता, आर्मी चीफ जाता है। और फिर एक पेट्रा समाचार एजेंसी है, उसने क्या बताया दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि रविवार को अम्मान में हुई बैठक में अधिकारियों ने संबंधित क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। यह मुलाकात महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात को समझिए बड़े ध्यान से और इसको याद रखिएगा, क्योंकि आगे ये कड़ी बहुत बुरी तरह से जुड़ने वाली। दोस्तों, जॉर्डन गाजा के करीब है जहां पाकिस्तान को अपने सैनिकों को भेजना है। यानी पाकिस्तान अपने सैनिकों को गाजा भेजे, वापस लौटे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, इसके मदद की जरूरत पड़ेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया कि जो ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर को बुला रहे थे ना, अभी जॉर्डन भेजा कि जा वहां पे डील करा, ये इसीलिए बुला रहे थे कि उसको समझा रहे थे कि अब तू भिखमंगा हो गया, तेरे पास कुछ नहीं बचा, अब तुझे अपने सैनिकों को बेचना पड़ेगा। ये बार बार इसीलिए बुला रहे थे। और जब मैं ये कहानी रिसर्च कर रहा था ना दोस्तों, तो और एक विचित्र जानकारी मिली, वो भी आपको दे देता हूं। ये भारत के लोगों को पता ही नहीं है। मुझे हल्की जानकारी थी, लेकिन इतनी गहरी जानकारी नहीं थी। जब मैंने देखा, आप जानते हैं फिलिस्तीन में पाकिस्तान पहले भी कत्लेआम मचा चुका है, कत्लेआम कर चुका है। आपको इतिहास दिखा रहा हूं, कोई इस्लामिक ब्रदरहुड काम नहीं आया यहां पे। ये गजब का इतिहास है दोस्तों। ये वाकया है 1970 का, जब पाकिस्तान की सेना ने 11 दिनों में 25,000 फिलिस्तीनी सैनिकों की हत्या कर दी थी। अभी मैं जॉर्डन की कहानी बता रहा था ना, उस समय भी जॉर्डन का ही इतिहास जुड़ रहा है। और वो इतिहास क्या है मैं आपको बताता हूं। उस समय दोस्तों जॉर्डन पर किंग हुसैन का शासन था, बड़ी दया आती थी, तो फिलिस्तीन के लड़ाकों को घुसा लिया। एक समय ऐसा आया कि फिलिस्तीन के लड़ाके ही विद्रोह कर दिए, वो जॉर्डन के ही खिलाफ विद्रोह कर दिया, पाकिस्तान से मदद मांगी। पाकिस्तान सेना ने अपने ब्रिगेडियर जियाउल हक के नेतृत्व में ट्रेनिंग मिशन के बहाने भेजा कि जा भैया तू ट्रेनिंग दे दे। लेकिन क्या किया, उसने पूरी कमान संभाल ली, उसने सीधा अटैक कर दिया। और उस जो घटना है ना, उसको ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है। और वो इसलिए दोस्तों कि पाकिस्तान की सेना ने जॉर्डन के साथ मिलकर सिर्फ 11 दिनों में 25,000 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। आप सोचिए, मरने वाले भी मुस्लिम ही थे, मारने वाले भी मुस्लिम ही थे। यहां तो सेकुलरिज्म के नाम पर बैग लेकर घूमती है ना प्रियंका वाड्रा, कांग्रेसी भी पाकिस्तान के भी गुण गाते हैं, फिलिस्तीन के भी गुण गाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उसी फिलिस्तीन के लोगों पर किस तरीके से पाकिस्तान ने अमानवीय त्रासदी की थी। 25,000 लोगों को मार दिया था, क्योंकि जियाउल हक के टैंक को, सैनिकों की कमान अपने हाथ पर लेकर अंधाधुंध फायरिंग, जो मिला उसको मार डाला था। और जॉर्डन की जो राजा थे, उसकी सत्ता उस समय बच गई थी। मैं जब देख रहा था ना दोस्तों, तो मुझे एक बहुत बड़ा कमेंट मिला। अभी तो ये सारे लोग इजराइल पर दोष देते हैं ना कि इजराइल कत्लेआम मचा रहा है, मार रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है।
आपको एक बयान सुनाता हूं। इजराइल के पूर्व मंत्री मोशे दयान, जानते हैं क्या कहा था उन्होंने? कि सिर्फ 11 दिनों में पाकिस्तान ने जितने फिलिस्तीनियों को मारा उतना तो इजराइल 20 साल में नहीं मार पाया। सोचिए, सिर्फ 11 दिनों में पाकिस्तान ने जितने फिलिस्तीनियों को, मतलब मुस्लिमों को मारा फिलिस्तीन में घुस करके, उतना 20 साल में इजराइल नहीं मार पाया। आप सोचिए, आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है। फिर से पाकिस्तान की सेना नीलाम हो चुकी है। इजराइल 20,000 सैनिकों को खरीद चुका है। अब ये 20,000 सैनिक गाजा में जाकर के उसी हमास के आतंकियों को, जिनको एक पक्ष आतंकी कहता है, एक कहता है कि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं लोगों को मारेंगे। अब इससे क्या होगा आप समझिए। कई फायदे हैं, वेस्ट के हिसाब से बता रहा हूं मैं, इजराइल और अमेरिका के हिसाब से। एक तो दोस्तों, इजराइल युद्ध लड़ लड़कर थक चुका है। उसके लोगों को आराम चाहिए, उसके सैनिकों को। उसे पैसे खर्च करना है अमेरिका के साथ, वो कर रहा है। आजा भाई तू लड़। इजराइल के सैनिक आराम करेंगे, पाकिस्तान के सैनिक हमास के लोगों को मारेंगे। दूसरा, ये जो एक इस्लामोफोबिया क्रिएट किया जा रहा है ना, कि इजराइल इस्लाम के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, ये खत्म हो जाएगा। ये नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि अब मुस्लिम को मुस्लिम ही मानेंगे। और गाजा के नाम पर जो इस्लाम एकजुट हो रहा था, उसमें बिखराव शुरू होगा। जैसे ही ये खबर सामने आई दोस्तों, पाकिस्तान में एकदम हंगामा मच गया, बवाल मच गया, सारे लोग बोलने लगे। मैं कुछ आपको उसका उदाहरण दिखाता हूं। अब देखिए, ये मोईद पीरजादा है, पाकिस्तान के बड़े पत्रकार हैं। क्या लिखते हैं? सो यू आर सेइंग दैट मुस्लिम आइडेंटिटी एंड पाकिस्तान नेशनलिज्म ऑफ आर्मी, हिंदी में पढ़ता हूं मैं। तो आप कह रहे हैं कि सेना की मुस्लिम पहचान और पाकिस्तानी राष्ट्रवाद एक सोची समझी चाल थी, और असली पहचान अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सेना इकाई के इर्द गिर्द गढ़ी गई थी। ब्लूच रेजिमेंट, एके, पंजाब वगैरह। इसी तरीके से पाकिस्तान की एक सीनियर जर्नलिस्ट है आयशा सिद्दीकी, उसने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, मैं हिंदी में करके बता रहा हूं, कि पाकिस्तान की सेना ने फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया था। हालांकि उन्होंने यह आंकड़ा सिर्फ 3,000 का दिया, असलियत में तो मैंने आपको बताया कि 25,000 के करीब है। एक और दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए, मुस्तफा नवाज खोखर, ये वकील हैं, पूर्व सीनेटर हैं। आर इल थॉट पॉलिसीज ऑफ द पास्ट आर hunting us in the present. Afghan policy is a case in point. The news of our troops being deployed in Gaza is troubling. Have we discussed and debated its pros and cons? Why is the government hesitant to take the public into confidence? अब वहां तो खुल के बहुत सारे लोग बोल ही नहीं सकते। पता नहीं सेना किसको कहां उठाकर ले जाए, कब मार दे, कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की सारी बड़ी पार्टियां शर्मिंदा, उसको समझ ही में नहीं आ रहा क्या करें। वैसे भी पार्टियां तो गुलामी करती हैं सेना के अधिकारियों की, और सेना के अधिकारी जो मन में आए वो फैसला करते हैं। वो डिक्टेटर देश ही है, लोकतंत्र तो है नहीं। अब देखिए इसने क्या लिखा है। पाकिस्तान के सीनेटर अल्लामा राजा नासिर पाकिस्तान सरकार के इस कदम का विरोध किया, और क्या लिखा है कि पाकिस्तान की सेना ऐसा इजराइल की मदद के लिए कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की सेना को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सेना पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में लाखों लोगों को मार डाले, हजारों हजार महिलाओं से बलात्कार करे, भला उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। वो पैसों के लिए अपने देश को भी बेच सकता है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर को बार बार बुला करके अपने गोद में खिला रहे थे, अच्छा अच्छा ड्राई फ्रूट्स खिला रहे होंगे व्हाइट हाउस में, मोदी जी ने न जाकर अच्छा किया या सही किया, गलत किया? खुद सोचिए, कितनी बड़ी कहानी है ये। शुरू में तो कुछ और प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जैसे ही आप इसके डीप में जाते हैं पता चलता है कि ये तो कुछ और ही है। तो दोस्तों, ये खुशनसीबी है कि हम मोदी जी के काल में पाकिस्तान की सेना को, समझिए, इस तरीके से नीलाम होते, गुलाम होते हुए देख रहे हैं। एक व्यक्ति जब सेना में जाता है ना, तो अपने देश के लिए मर मिटने को
इसका जज्बा रखता है। पाकिस्तान की सेना गुलामी करने जा रही है। फर्क समझिए भाई, भारत में भी कांग्रेस के शासनकाल में आपको याद होगा बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होते थे। नेहरू जी अपनी सेना का मोराल हमेशा डाउन करके रखते थे, लड़ने नहीं देते थे। इंदिरा गांधी ने तो किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के काल में एकदम खुली छूट है। जिसको मारना मारो, ठोक डालो, कोई डरने की जरूरत नहीं, पीछे मोदी खड़ा है। आप ही बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण लगती है और मोदी जी की रणनीति आपको कैसी लगती है? मेरा निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा दोस्तों, ताकि पता चल सके जो लोग बिहार चुनाव में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ना, उनको देखना चाहिए कि अगर गलत रास्ते हो ना तो क्या करना पड़ता है। गुलामी करनी पड़ती है, देश का आत्मसम्मान गिरवी रखना पड़ता है। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी वहाँ पर गीतों का सिलसिला जारी है। बिहार चुनाव पर हमने 2 गीत तैयार किए हैं, वो आप HB मेलोडी में जाकर देखिए। कल हमने तुलसी पूजन दिवस पर जो गीत तैयार किया है वो मैंने कमेंट में लगा दिया है। तुरंत अभी के अभी क्लिक कीजिए, देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।